गर्मी में लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाली बहू का पहनावा। ये ड्रेस भी अच्छी लग रही है, ये वाली भी अच्छी है, सारी ड्रेस अच्छी है, बट ऑर्डर कौन सी करूं? एक काम करती हूँ, ये सभी कर लेती हूँ, मुझ पर तो हर ड्रेस सूट करेगी। साक्षी क्रॉप टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने सोफे पर लेटे हुए ऑनलाइन अपने लिए ड्रेस ऑर्डर कर रही होती है कि तभी साक्षी की मैरिड फ्रेंड आरती उससे मिलने के लिए आती है, जिसे देखकर साक्षी जल्दी से आरती के गले लग जाती है। तू तो 2 बजे आने वाली थी, 4 बजे आ रही है। पता है मैं कब से तेरा वेट कर रही थी। यार मैं तो पहले ही आ जाती, लेकिन मेरी सास का कॉल आ गया था। 10 दिन हुए नहीं है मायके आई हुए और हर रोज कॉल कर देती है कि कब आ रही है कब नहीं। इतने काम पड़े हैं, अब क्या ही बताऊं मैं तुझे ही जल्दी पड़ी थी शादी की। अब क्या कर सकते हैं, जो होना था सो हो गया। वैसे तू अभी तक रेडी नहीं हुई है, हमें शॉपिंग के लिए भी चलना था ना। मैं तो रेडी ही हूँ, चल चलते हैं। तूने जिस तरह के कपड़े पहने हैं ना, इसमें सोने जाते हैं, शॉपिंग नहीं। आरती तुझे क्या हो गया है? तू तो जानती है ना कि मैं शुरू से ही ऐसे कपड़े पहनती आई हूँ, और वैसे भी बाहर कितनी गर्मी है। इतनी गर्मी में मेरा मन नहीं करता ज्यादा ढके हुए कपड़े पहनने का। गर्मी लगती है यार, लेकिन तू क्यों इतना ऊपर से नीचे तक खुद को ढक कर आई है? इतना हैवी सूट, कानों में झुमके, चूड़ियाँ। अरे यार मायके में हूँ तब मैंने इतने हल्के कपड़े पहने हैं, वरना अगर ससुराल में होती ना तो अभी बदन पर 10 किलो की साड़ी और सर पर 5 किलो का पल्लू होता। क्या कहा? शादी के बाद तू इस तरह रहती है, वो भी इतनी गर्मी में? ओह माय गॉड, तू तो बिल्कुल टीवी सीरियल की बहू बन गई है। एक काम कर, तू मेरे कपड़े पहन ले, वरना मैं तेरे साथ ऐसे नहीं जाने वाली। साक्षी आरती को अपनी टॉप और जीन्स लाकर देती है, जिसे पहनकर अब आरती काफी कंफर्टेबल हो जाती है। और अब साक्षी गाड़ी की चाबी लेती है और आरती के साथ गाड़ी में बैठ एक बड़े से मॉल में जाकर शॉपिंग करने लगती है। दोनों सहेलियां शॉपिंग करने के साथ साथ ठंडा ठंडा जूस, गोलगप्पे, राज कचौड़ी जैसी चीजें खाती हैं। यार सच में कितना कंफर्टेबल लग रहा है इन कपड़ों में। मेरा बस चली ना तो मैं ये गर्मियों में हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनूं। पहनने में तो ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं। मैं तो गर्मियों में जहाँ भी जाती हूँ ना, हमेशा इन्हीं कपड़ों में जाती हूँ। दोनों सहेलियां गर्मियों की ठंडी ठंडी चीज खाते हुए आपस में बात ही कर रही होती हैं कि तभी आरती की नजर एक सुंदर सी ग्रीन कलर की साड़ी पर जाती है, जिसे देखकर अरे साक्षी, वो साड़ी देख कितनी अच्छी लग रही है ना। पता है ऐसी साड़ी मेरे पास है, बस कलर अलग है। लग तो काफी अच्छी लग रही है। शादी के बाद मैं ऐसी साड़ी जरूर पहनूंगी। शादी से याद आया, तेरे और प्रदीप का क्या हुआ? उसने घर पर बात करी? अरे यार हमेशा कहता है कि घर पर बात करूंगा, लेकिन कभी करता ही नहीं। इस बार मैंने उसे वार्निंग दे दी है, अगर इस बार उसने बात नहीं की तो मैं उसे ब्लॉक कर दूंगी। गर्मी के मौसम में साक्षी को शुरू से ही इसी तरह के ढीले और कंफर्टेबल कपड़े पहनने की आदत थी, जिसमें वो आराम से गर्मी में रहा करती थी। और सिर्फ साक्षी ही क्यों, हमें भी गर्मियों में भी अक्सर इसी तरह के कपड़े पहनना पसंद है। लेकिन हमारे आसपास ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी सोच और रीति रिवाज के चलते अपने घर की बहू को इतनी गर्मी में भी भारी और सर के बक्कल से लेकर पैर के नाखून तक रखने वाले कपड़े पहनाते हैं। अरे ताई जी, पता है आपको वो जौनपुर वाले संजय भाई साहब है ना, उनकी बहू को आए हुए मुश्किल से 2 महीना ही हुआ था और उसका पड़ोसी के आदमी के साथ चक्कर चल गया। घर में आना जाना लगा रहता था और अब वो 2 दिन पहले ही उसके साथ भाग गई। संजय भाई साहब की तो परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब तो घर में बहुएं भी ऐसे कदम उठाने लग गई हैं, इसीलिए कहते हैं कि बहू को थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। हमारे घर की बहू तो इन चीजों से कोसों दूर है, ना किसी पराये मर्द के सामने जाती, ना सर से एक पल के लिए भी घूंघट हटाती। ऐसी ही होनी चाहिए बहुएं। अरे बहू की मर्यादा से ही उनके ससुराल की इज्जत रहती है। फिर से इनकी मर्यादा का चैप्टर शुरू हुआ। मैं तो इनकी बातें सुन सुनकर पक जाती हूँ। माँ पूरियाँ खत्म हो गई है। मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। भाई साहब आपकी प्लेट कब से खाली है, मैं जल्दी से पूरी मंगवाती हूँ। सुधा बहू जरा जल्दी से गर्मा गर्म पूरी ले आओ। पूजा बात को घुमा देती है तो वहीं अपनी सास की बात सुनकर अंदर गर्मी में पसीने से लथपथ होकर सुधा तेल से पूड़ियां छान रही होती है। ये भगवान, आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी है। पूरी साड़ी पसीने से भीग गई है, पल्लू भी नहीं हटा सकती। पूरे शरीर में मिचमिची सी हो रही है, पसीना तो बिल्कुल पानी की तरह बह रहा है। गर्मी में भारी साड़ी पहनकर ऊपर से सिर पर पल्लू रखकर खाना बनाते हुए सुधा की हालत काफी खराब हो रही थी। तो वहीं अब सुधा घूंघट करके बाहर सभी मेहमानों को पूड़ियां परोसने लगती है। अरे जब भी आपकी बहू को देखता हूँ ना तो खुश हो जाता हूँ। बहू के घूंघट से ही उसका संस्कारपन लगता है।
सुधा के घूंघट करने की वजह से घर आए सभी मेहमान उसके संस्कारों का भी पता लगा लेते हैं। तो वहीं घूंघट ओढ़े सुधा, जो अंदर ही अंदर गर्मी से परेशान हो रही थी, ये सब तो यहाँ इस तरफ बैठे हैं और उधर एसी चल रहा है। एक काम करती हूँ, 5 मिनट जाकर एसी के सामने बैठ जाती हूँ, थोड़ी राहत तो मिलेगी। घूंघट ओढ़े सुधा एसी के सामने बैठ जाती है और जैसे ही संगीता की नजर सुधा पर पड़ती है तो फौरन उसके पास आती है और धीरे से, अरे तो यहाँ क्यों बैठी है? मेहमानों की नजर तुझ पर पड़े इससे पहले चली जा। घर की बहुएं मेहमानों के सामने नहीं बैठती हैं इस तरह। माँ जी, किचन में बहुत गर्मी लग रही थी मुझे, बहुत पसीना आ रहा है, बस 5 मिनट बैठने दीजिए ना। तो 5 मिनट नहीं 5 घंटे बैठ जाइयो, लेकिन मेहमानों के सामने नहीं। अच्छे घर की बहुएं इस तरह मेहमानों के सामने नहीं बैठती हैं। संगीता की ऐसी बातें सुनकर बेचारी सुधा अब किचन में जाती है। तो वहीं सुधा की हालत उसकी दोनों नंद पूजा और संध्या समझ जाते हैं और अब वो भी जल्दी से खाना खत्म करके सीधा किचन में आती है। अरे संध्या, पूजा, तुम दोनों यहाँ? कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज दे देती। अभी कुछ नहीं चाहिए हमें, आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। देखिए कितना पसीना आ रहा है आपको। अब आप थोड़ी देर बैठिए, मैं आपके लिए नींबू पानी बना देती हूँ। पूजा जल्दी से नींबू निकालती है और ठंडा ठंडा नींबू बनाकर सुधा को देती है, जिसे पीकर उसे थोड़ा सपोर्ट मिलता है। अब जाकर थोड़ी राहत मिली है गर्मी में, वरना पहले तो बुरा हाल हो रहा था। हमारे घर वाले भी कितने अजीब हैं कि घर की बेटियों को तो उनकी मर्जी के कपड़े पहनने की छूट है, लेकिन बहू को नहीं। भाभी को देखकर तो कभी कभी मुझे भी गर्मी लगने लगती है। रोज साड़ी, सर पर पल्लू और मेहमानों के सामने तो घूंघट भी करो, ऊपर से इतनी सारी चूड़ियां, ज्वेलरी। भाभी, अगर आपकी जगह मैं होती ना तो कब का पागल हो जाती। सुधा के ससुराल वालों की सोच थोड़ी पुराने जमाने की थी, लेकिन वहीं सुधा की दोनों नंद हमेशा उसके सपोर्ट में ही रहा करती थी। इसी तरह समय गुजरता रहता है और आज साक्षी अपने बॉयफ्रेंड प्रदीप से एक कैफे में मिलती है। दरअसल प्रदीप कोई और नहीं बल्कि सुधा का ही देवर था, जो इस तरह की फैमिली की सोच के बावजूद भी साक्षी से प्यार कर बैठा था। प्रदीप, तुम अपनी फैमिली में मेरे बारे में बात करोगे या नहीं? देखो, मेरी फैमिली रिश्ते देखने शुरू कर चुकी है। जब तक तुम बात नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारे बारे में घर पर नहीं बता सकती। तुम्हें पता तो है कि हमारी फैमिली कैसी सोच रखती है। मुझे तो डर लगता है कि उनसे बात करते हुए और एक पल को वो मान भी गई तो क्या तुम मेरी फैमिली में एडजस्ट कर पाओगी? पहनावे से लेकर हर चीज में मेरी फैमिली की सोच काफी अलग है। मैं समझ सकती हूँ प्रदीप, हम बड़ों की सोच नहीं बदल सकते, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उनके हिसाब से ढलने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम सच में बहुत अच्छी हो साक्षी। मैं आज ही घर वालों से बात करता हूँ, बस भगवान से प्रार्थना करना कि वो मान जाएं। साक्षी से मिल प्रदीप अब घर आता है और डरते डरते भगवान का नाम लेते हुए अपने घर वालों को साक्षी के बारे में बता देता है, जिसे देखकर, अरे तो आप हमारे घर में उल्टी गंगा बहेगी? हैं? अरे पूरे खानदान में अभी तक किसी ने लव मैरिज नहीं करी और तूने सोच कैसे लिया कि हम तेरी लव मैरिज करवा देंगे? और ये लव मैरिज वाली लड़कियों से प्यार मोहब्बत ही कर सकती है, घर गृहस्थी की समझ नहीं इन्हें। पहले उसे एक बार मिल तो लीजिए, बिना मिले आप उसे कैसे जज कर सकते हैं? माँ जी, अगर प्रदीप इतना कह रहा है तो एक बार मिलने में क्या बुराई है? मिल लीजिए, और अगर फिर भी पसंद ना आए तो बात अलग है। बहू, आज तो तूने हम बड़ों के बीच में बोल दिया, आइंदा बोलने की हिम्मत भी मत करियो। घर की बहू को हमने इतना हक नहीं दिया है कि वो बड़ों के सामने जुबान खोले, समझी? और तू भी सुन ले छोरे, उस लड़की का सपना देखना भूल जा, वरना किसी भी गांव की लड़की से तेरा ब्याह करवा दूंगी, समझा? पहनावे में ही नहीं बल्कि कई सारी चीजों में सुधा को हर रोज अपने ससुराल वालों से ऐसी ताने भरी बात सुनने को मिलती थी। प्रदीप भी गुस्से से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे 1-2 दिन गुजरते हैं और आज कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही थी। घड़ी में रात के 11 बज रहे होते हैं, लेकिन फिर भी सुधा को नींद नहीं आती और वो बार बार करवट बदलने लगती है। क्या दिक्कत हो रही है? बार बार हिल रही हो, सोने दो मुझे। सॉरी, सो जाइए आराम से। इन भारी साड़ियों में काम करना ही नहीं बल्कि सोना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। ये तो आराम से खर्राटे मार रहे हैं, लेकिन मेरी नींद का क्या? रात को पहनने के लिए भी सुधा के पास हल्के कपड़े नहीं थे, जिसके चलते आए दिन उसे साड़ियों में सोना पड़ता। इसी तरह कुछ वक्त गुजरता है और आज साक्षी के लिए एक रिश्ता आता है, जिससे परेशान होकर वो प्रदीप को कॉल कर ही सुनाने लगती है। प्रदीप, कल मुझे देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं। ये मेरी आखिरी कॉल है तुम्हें, आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना। ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। फिर अपने घर वालों से बात करो, तुम्हारे पास सिर्फ आज रात तक का समय है। इतना कहकर साक्षी कॉल कट कर देती है। प्रदीप साक्षी को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता था, इसलिए आज वो फिर से अपने घर वालों से बात करता है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं मेरी बात को? इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा, तब जाकर सुकून मिलेगा आपको।
अरे कुछ भी कर ले, लेकिन हम तेरी लव मैरिज नहीं होने देंगे, समझा तू? ठीक है, अगर मेरी साक्षी से शादी नहीं हुई ना तो इस घर में सीधा मेरी अर्थी उठेगी। प्रदीप गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। तो वहीं ये सब देखकर संध्या और पूजा काफी ज्यादा परेशान होती हैं और अब दोनों बहनें अपना दिमाग चलाते हुए, माँ मेरे ख्याल से आपको भैया की बात मान लेनी चाहिए। पता है कुछ दिन पहले मैं एक ऐसी खबर सुन चुकी हूँ, जब घर वाले नहीं माने तो लड़के ने पंखे से फांसी लगा ली। ये क्या कह रही है तू? ऐसी खबर तो मैंने भी सुनी है। जवान खून है, कहीं कुछ उल्टा कदम उठा लिया तो। संध्या की बातें सभी के दिलों में शक पैदा कर देती हैं, जिससे परेशान होकर अब सभी न चाहते हुए भी इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और आज साक्षी अपनी माँ के साथ शादी की शॉपिंग के लिए एक मॉल में आती है। ये देखिए मैडम, शादी के बाद पहनने के लिए नई डिजाइन के सूट हैं ये। सूट तो काफी अच्छे हैं, लेकिन भैया ये थोड़े हैवी हैं। आपको कुछ हल्के में दिखाइए ना, कुछ फ्रॉक टाइप में। साक्षी अपनी माँ के साथ शॉपिंग कर ही रही होती है कि तभी उसी मॉल में यामिनी अपनी बहू संगीता, सुधा और दोनों पोतियों के साथ साक्षी के लिए शादी का जोड़ा खरीदने के लिए आती है। और जैसे ही साक्षी उन्हें देखती है तो अपनी दादी सास और सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। पता होता कि आप भी आ रहे हैं तो साथ में ही आ जाते। वो शादी के बाद पहनने के लिए मैं ऐसे थोड़े कपड़े दिलवाने के लिए आई थी, और हम साक्षी के लिए उसकी शादी का जोड़ा खरीदने आए थे। वैसे समधन जी, आपकी अपनी बेटी को इतने हल्के सूट दिलवा रही हैं शादी के बाद पहनने के लिए। पहली बात, हमारे यहाँ बहुएं सूट नहीं पहनती, साड़ियाँ ही पहनती हैं, वो भी इतनी हल्की नहीं, थोड़ी भारी साड़ी दिलवाइए जिससे लगे तो सही कि हमारे खानदान की बहू है। यामिनी की बात अनुराधा और साक्षी दोनों को ही थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो दोनों उससे कुछ नहीं कहती। तो वहीं अब थोड़ी देर में यामिनी एक के बाद एक शादी के जोड़े निकलवा रही थी। ये भी कोई शादी के जोड़े हैं? कितना हल्का रंग है, इनका थोड़ा गहरा रंग दिखाओ। अरे कैसे ब्लाउज है, कोई यहाँ से कटा है, कोई वहां से कटा है। अरे थोड़ा शरीर को ढकने वाला जोड़ा दिखाओ। अरे बेटा, आजकल तो इसी तरह की शादी के जोड़े चलते हैं और तुझे भी तो यही सब पसंद है, लेकिन तेरी दादी सास तो बिल्कुल पुराने जमाने की शादी के जोड़े ले रही है। आप रहने तो, इन्हें जैसा लहंगा पसंद आ रहा है मैं वही पहन लूंगी। सिर्फ कुछ घंटे की ही तो बात है। वैसे ही इनका परिवार इतनी मुश्किल से माना है, कहीं हम कुछ बोले और बात भी कट जाए। साक्षी रिश्ते में किसी भी तरह की खराबी नहीं चाहती थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहती। यामिनी के पुराने डिजाइन के पसंद किए हुए लहंगे को ही देखकर खुश हो जाती है। इसी तरह वक्त गुजरता है और आज आखिरकार साक्षी और प्रदीप की शादी हो जाती है और आज साक्षी का उसके ससुराल में पहला दिन होता है। हे भगवान, ये साड़ी तो देखने से ज्यादा पहनने में भारी है। मेरी तो कमर ही दुख गई, लेकिन अब इसी तरह रहना पड़ेगा। साक्षी, चलो जल्दी से पल्लू कर लेती हूँ। अपनी जेठानी की तरह ही साक्षी साड़ी पहनकर पल्लू रखकर अब जल्दी से नीचे रसोई में आती है, जहाँ पहले से ही उसकी जेठानी मौजूद होती है। अरे साक्षी, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है ना? मैंने सारी तैयारी कर दी है और परेशान मत होना, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी। मेरी जेठानी तो सच में काफी बढ़िया है, वरना मैं तो सोचती थी कि जिस तरह टीवी सीरियल में जेठानी देवरानी की परेशान करती है, आप भी ऐसा ही करेंगी। साक्षी की बात सुनकर सुधा हंसने लगती है, जिसके बाद अब साक्षी सुधा की मदद लेते हुए किचन में खाना बनाना शुरू कर देती है। और सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही साक्षी साड़ी से परेशान होकर पसीने से लथपथ हो जाती है और इसी इरिटेशन के चलते साक्षी गर्मा गर्म कढ़ाई से अपना हाथ भी जला लेती है। मेरा हाथ, ऐसे तो मैं खाना ही नहीं बना पाऊंगी। अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं साक्षी, होता है, मैं खाना बना देती हूँ, तुम बस उसमें नमक डाल देना, हो जाएगा तुम्हारी पहली रसोई की रस्म। साक्षी किचन में एक जगह खड़ी हो जाती है और देखती है कि कैसे उसकी जेठानी इतनी गर्मी में भी पसीने से लथपथ होकर खाना बना रही है। भाभी, आपको कितना पसीना आ रहा है, इसमें आपको इरिटेशन नहीं हो रही है क्या? हाँ, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, घर के रीति रिवाजों को फॉलो करना ही पड़ता है ना। सुधा अब सारा खाना बना देती है और आखिर में साक्षी नमक डालकर करछी से सब्जी घुमा देती है। और अब जब सब नई बहू की पहली रसोई का खाना खाते हैं तो खाना तो काफी बढ़िया बनाया है और तुम्हारा पहनावा भी मुझे अच्छा लगा, वरना मैं तो सोच रही थी कि लव मैरिज वाली बहू है तो जीन्स टॉप में ही आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह का पहनावा रखना हमेशा अपना। बहू के अच्छे पहनावे से ही उसके संस्कार दिखते हैं। यामिनी की ऐसी बातें साक्षी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन अब वो कर ही क्या सकती थी। इसी तरह हफ्ता भर गुजरता है और आज साक्षी हॉल में झाड़ू लगा रही थी। तभी गर्मी की वजह से साक्षी को पसीना आना शुरू हो जाता है और वो इरिटेशन में गलती से अपना पेट टेबल पर मार लेती है। भाभी, इस तरह के पहनावे में तो मैं कभी भी काम नहीं कर सकती।
कोई बात नहीं साक्षी, तुम्हें आदत नहीं है ना, तुम बैठ जाओ, झाड़ू में लगा देती हूँ। सुधा अपने देवरानी के हिस्से की झाड़ू भी लगाने लगती है कि तभी वहां संगीता आ जाती है और सुधा को झाड़ू लगाता देखकर। झाड़ू लगाने का काम तो साक्षी बहू का है ना, फिर तू क्यों झाड़ू लगा रही है? माँ जी, साक्षी को इस तरह के कपड़ों की आदत नहीं है ना, इसलिए उसे काम करने में थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाएगी उसकी। काम करेगी तो ही तो आदत बनेगी, और इतना प्यार लुटाने की कोई जरूरत नहीं है देवरानी पर। और तू भी सुन ले साक्षी बहू, पहनावा तो तेरा हमेशा यही रहेगा। ये मत सोच कि इस तरह का नाटक करेगी तो तुझे कपड़ों की छूट मिल जाएगी। मैं तो पहले से ही सोच कर आई थी कि अपने ससुराल वालों के पहनावे के हिसाब से चलूंगी, लेकिन ये लोग तो मुझ पर अब चीजें थोपने लगे हैं। अरे सूट वगैरह में क्या बुराई है जो मैं नहीं पहन सकती? एक तो इतनी भारी साड़ी, ऊपर से ये पल्लू। साक्षी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो उस वक्त चुप रहती है। इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं। रात का वक्त होता है। साक्षी नाइट ड्रेस में सुकून की नींद सो रही होती है कि तभी बाहर जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिससे यामिनी की एकदम से आंख खुलती है। आग लगे ससुर इस मौसम में, आज फिर से बिन मौसम की बारिश हो गई। छत पर गेहूं रखे थे, वो तो भीग गए होंगे अभी तक। यामिनी अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वो खुद छत पर जा नहीं सकती थी, जिसे देखकर यामिनी अब साक्षी के कमरे के बाहर आती है और आवाज लगाते हुए दरवाजा खटखटाने लगती है, जिससे साक्षी के एकदम से आंख खुल जाती है। अब ये बुढ़िया यहाँ क्या कह रही है? इसने मुझे इन कपड़ों में देख लिया ना, तो ये तो मेरे कमरे में ही जलजला ले आएगी। साक्षी जल्दी से अलमारी से साड़ी निकालती है और उल्टी सीधी लपेटने लगती है, तो वहीं यामिनी, अरे बहू, आज की तारीख में दरवाजा खुल जाएगा। हाँ माँ जी, बस आई। साक्षी उल्टी सीधी साड़ी लपेटकर जल्दी से दरवाजा खोलती है। अरे साक्षी बहू, ये तेरी साड़ी कैसे हो रही है? माँ जी, वो मैं सो रही थी ना, तो इसलिए थोड़ी खराब हो गई। तो इसे ठीक कर और जाकर छत से गेहूं ले आ। बाहर बारिश हो रही है, अब तक तो सारे गेहूं भीग भी चुके होंगे। यामिनी दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और बेचारी साक्षी छोटे छोटे कदम लेते हुए अपनी साड़ी को संभाल कर छत पर जाती है। और जैसे ही साक्षी गेहूं लेकर सीढ़ियों से उतर रही होती है कि तभी उसका पैर साड़ी में अड़ता है और वो सीधा मुंह के बल जा गिरती है। इन कपड़ों की वजह से ना एक दिन तो मैं इस तरह भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। बेचारी साक्षी अपना टूटा हुआ मुंह लेकर रेंगते हुए बड़ी मुश्किल से कमरे तक पहुंचती है। इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं और आज दोनों लव मैरिज वाली बहुएं अपनी नंद के साथ बैठकर कमरे में एक फनी मूवी देख रही होती हैं। अच्छा हुआ साक्षी भाभी आप आ गई, वरना पहले हम सुधा भाभी को कितना भी बोलते, लेकिन वो हमारे साथ मूवी देखती ही नहीं थी। काम भी तो इतना होता था, लेकिन अब साक्षी की वजह से थोड़ा आराम मिल जाता है। चारों हंसते हुए मूवी एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी उनकी हंसी की आवाज सुनकर संगीता एकदम से कमरे में आती है। घर की बहू का इस तरह जोर जोर से हंसना अच्छी बात नहीं होती, थोड़ा धीरे हंसा करो, बाहर आवाज आ रही है। पूजा और संध्या भी तो हंस रही हैं, आप उन्हें कुछ क्यों नहीं कह रही? वो घर की बेटियां हैं, उन्हें पूरा हक है, लेकिन तुम तो बहू हो और बहू से इज्जत होती है, समझी? इतना भी नहीं सिखाया तेरी माँ ने तुझे। अपने ससुराल वालों की हर चीज में ये पार्शियलिटी साक्षी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ऐसी समय गुजरता रहता है। दोपहर का वक्त होता है। साक्षी पसीने से परेशान होकर जैसे ही नहाने के लिए बाथरूम में जाती है कि तभी बाहर से संगीता, तू है क्या बाथरूम में बहू? हाँ माँ जी। बाहर तेरी मौसी सास और मौसा ससुर आए हुए हैं, इसलिए जब आए तो घूंघट करके आना। हे भगवान, इन लोगों को तो बाथरूम में भी चैन नहीं है। एक काम करती हूँ, सीधा बोरा ही पहन लेती हूँ, बात ही खत्म। साक्षी शुरू से ही एडजस्ट करने का सोच कर आई थी, लेकिन अपने ससुराल वालों की इन हरकतों को देखकर अब वो भी इनसे इरिटेट होने लगती है। ऐसे ही समय गुजरता है और आज सुधा और सुदेश की 2nd मैरिज एनिवर्सरी होती है, जिसके लिए साक्षी और प्रदीप मिलकर उनके लिए एक रोमांटिक डिनर प्लान करते हैं। रात के घड़ी में तकरीबन 9 बज रहे होते हैं और जैसे ही सुधा और सुदेश डिनर के लिए निकल रहे होते हैं कि तभी उनके घर वाले, अरे इतनी रात को तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? माँ जी, पापा जी आज भैया भाभी की मैरिज एनिवर्सरी है ना, तो डिनर के लिए बाहर जा रही है। शादी की सालगिरह है, ये हमें भी मालूम है, लेकिन इस वक्त कोई बाहर जाता है क्या? सालगिरह है तो घर पर बनाओ, कोई जरूरत नहीं है इतनी रात में बाहर जाने की, और बहू तो बिल्कुल नहीं जाएगी। लेकिन माँ जी, इन दोनों का स्पेशल डे है, इन्हें साथ में मनाने दीजिए ना। पता था मुझे कि जब ये लव मैरिज वाली आएगी ना, तो तब ऐसी चीजें जरूर होंगी, इसलिए मैं इस शादी के खिलाफ थी। सुदेश, तू तो समझदार है, अब तुझे भी ये समझाना पड़ेगा क्या? मेरा तो पहले से ही मन नहीं था, इन लोगों ने जबरदस्ती करी, इसलिए मैं जाने के लिए तैयार हुआ। एक काम करता हूँ, बाहर से केक और खाना ऑर्डर कर देता हूँ, हम घर में सेलिब्रेट कर लेंगे। सुदेश शुरू से ही परिवारवादी लड़का था, इसलिए वो एक बार भी सुधा के बारे में नहीं सोचता, जिससे सुधा के साथ साथ साक्षी को भी काफी बुरा लगता है।
ऐसे अब समय गुजरता रहता है। साक्षी गली में सब्जी वाले से सब्जियां लेते हुए उससे थोड़ा हंस हंस कर बातें करने लगती है, जिसे बालकनी में खड़ा कमलेश देख लेता है और जैसे ही साक्षी सब्जी लेकर अंदर आती है, अरे साक्षी बहू, तुम समझदार हो, तुम्हें हर चीज समझाने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से सब्जी वाले से बात करने की क्या जरूरत थी? पता है आज पड़ोस के कितने लोग देख रहे थे, बातें बनती हैं बहू। अपने ससुर की इस तरह की सोच को देखकर आज साक्षी को यकीन हो जाता है कि वो काफी कम दिमाग वाले लोगों के बीच में रह रही है। तो वहीं अब साक्षी इस बारे में प्रदीप को बताती है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, मेरे परिवार वालों की सोच काफी अलग है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अगर ज्यादा बोलूंगा तो तुम्हें ही गलत ठहराएंगे। प्रदीप की बात सुनकर साक्षी का मुंह बन जाता है, सीधा बाहर चली जाती है। इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है। रात का वक्त होता है। नींद से उठकर साक्षी किचन में पानी लेने के लिए आई होती है कि तभी वो देखती है कि सामने से उसका ससुर भी आ रहा है। पापा जी यहाँ क्या कह रहे हैं? कहीं इन्होंने मुझे नाइटी में देख लिया तो बवाल मचा देंगे। साक्षी अब जल्दी से जाकर सोफे के पीछे छुप जाती है। तो वहीं कमलेश भी सोफे पर आकर बैठ जाता है और रात के 1 बजे टीवी में न्यूज देखने लगता है। हे भगवान, इन्हें भी चैन नहीं है क्या? रात के 1 बजे भूतों की तरह टीवी कौन देखता है? अब कमरे तक कैसे जाऊं? बेचारी साक्षी अब बड़ी मुश्किल से घुटनों के बल रेंगते हुए अपने कमरे में जाती है और बाल बाल बचती है। इसी तरह कुछ हफ्ते और गुजर जाते हैं और साक्षी के भाई नमन की बड़ी पोस्ट पर सरकारी नौकरी लग जाती है, जिसकी खुशी की मिठाई देने अनुराधा आज अपनी बेटी के ससुराल आती है। ये लीजिए समधन जी, मुंह मीठा करिए, मेरे बेटे की एक बहुत बड़ी पोस्ट पर सरकारी नौकरी लग गई है। अरे ये तो काफी बढ़िया खुशखबरी। अनुराधा सभी का मुंह मीठा करवा ही रही होती है कि तभी वो अपनी बेटी को देखती है कि कैसे उसकी बेटी उन कपड़ों में परेशान हो रही है, जिससे उसे थोड़ा बुरा लगता है। तो अनुराधा घर चली जाती है। तो रात में, सुनिए जी, समधन जी के बेटे की इतनी अच्छी नौकरी लग गई है तो क्यों ना उनके बेटे से हम अपनी पूजा की बात चलाएं। हमारी पूजा के तो भाग्य खुल जाएंगे। अरे मेरे मन में भी यही बात थी, बस एक बार माँ जी से बात करके फिर बात आगे बढ़ाते हैं। यामिनी को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं होता। तो वहीं साक्षी के घरवाले भी रिश्ते के लिए मान जाते हैं। इसी तरह अब दिन गुजरते हैं और आज पूजा की संगीत की रस्म होती है, जिसमें दोनों जेठानी बिना पल्लू के गानों पर डांस कर रही होती हैं, जिन्हें काफी देर से मोहल्ले से आए हुए लड़के देख रहे होते हैं। और जब संगीता की इन चीजों पर नजर पड़ती है तो वो अपनी दोनों बहू पर गुस्सा करने लगती है। घर में फंक्शन है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मान मर्यादा भूल जाओ। सर पर पल्लू करो। और ये किस तरह से नाच रही थी तुम दोनों? माँ, आज मेरी और संगीत की रस्म है, कम से कम आज तो भाभीियों को मत डांटिए। चुप कर तू, तुझे नहीं पता इन चीजों के बारे में। संगीता की बात सुनकर साक्षी वहां से मुंह बनाकर चली जाती है। तो वहीं सुधा भी अब साक्षी के पीछे पीछे आती है। मैं तो इन लोगों से परेशान हो गई हूँ। पहनावे से लेकर हर छोटी बड़ी चीज में इन लोगों की दखलंदाजी रहती है। पता नहीं आप इन्हें कैसे बर्दाश्त कर रही हैं। अब ये सब तो मेरी बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। लेकिन बोलने का क्या ही फायदा? अब इसमें हमारे माँ बाप भी तो कुछ नहीं कर सकते। अपने सगे भाई की शादी में भी साक्षी ऊपर से लेकर नीचे तक ढकी होती है, जिसे अनुराधा भी नोटिस करती है, लेकिन वो उसे उस वक्त कुछ नहीं कहती। इसी तरह वक्त गुजरता है और साक्षी को पता चलता है कि शादी से पहले जो उसने सरकारी टीचर की नौकरी के लिए एग्जाम दिया था वो अब क्लियर हो चुका है। प्रदीप, इतने बड़े गवर्नमेंट स्कूल में मेरी जॉब लगी है। मैं किसी भी कीमत पर इस जॉब को नहीं खोना चाहती। साक्षी, मैं भी चाहता हूँ कि तुम ये नौकरी करो, लेकिन घरवाले इसकी परमिशन नहीं देंगे। तुम तो कुछ तिगड़मबाजी लगाओ ना प्लीज प्रदीप, क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? साक्षी के बार बार कहने पर प्रदीप अब अपना दिमाग चलाता है और बातों को घुमाते हुए अपने घर वालों को साक्षी की सरकारी नौकरी की बात बताता है। वैसे प्रदीप कह तो ठीक रहा है, अगर बहू नौकरी करके कुछ महीने बाद छोड़ देगी तो उसकी ये नौकरी हमारी संध्या को भी मिल सकती है। मैंने सुना है इस बारे में, बस पैसे थोड़े भरने पड़ेंगे। हमारी बेटी की सरकारी नौकरी रहेगी तो उसके लिए कितने बड़े बड़े घर से रिश्ते आएंगे। बेटी के लालच से ही लेकिन अब सभी साक्षी को नौकरी करने की परमिशन दे देते हैं, जिससे साक्षी काफी खुश होती है। और अगले दिन साक्षी टीचर की नौकरी के लिए साड़ी पहनने की बजाय जीन्स पर कुर्ती डाल जब साक्षी बैग लेकर जाने लगती है तो उसे देखकर यामिनी और संगीता के तो होश उड़ जाते हैं। बहू, ये तेरा क्या पहनावा है? तो इन कपड़ों में बाहर जाएगी? मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रही हूँ, वहाँ के लिए ऐसे कपड़े सही हैं। अगर तुझे नौकरी करनी है तो जैसा पहनावा तू घर में रखती है वैसा ही तुझे बाहर भी रखना होगा, समझी? साक्षी किसी भी कीमत पर अपनी नौकरी नहीं खोना चाहती थी, इसलिए अब वो ना चाहते हुए भी अपने घर वाले पहनावे के साथ ही स्कूल जाती है। और जब स्कूल के प्रिंसिपल साक्षी को इस तरह देखते हैं तो, तुम्हारा पहला दिन है इसलिए तुम्हें समझा रहा, कैसे तुम इस तरह के कपड़ों में नहीं आओगी, वरना बच्चों की नजर तो तुम्हारे कपड़ों और ज्वेलरी पर रहेगी। तुम्हें अपना मिनिमल लुक रखना होगा, समझी? साक्षी नौकरी जाने के डर से काफी परेशान होती है, इसलिए अब वो एक प्लान बनाती है। घर में तो साक्षी अपने साड़ी के पहनावे में ही निकलती है, लेकिन बाहर जाकर वो वॉशरूम में नॉर्मल कपड़े पहन लेती है। किसी को भी इसकी भनक नहीं लगेगी
क्या दिमाग लगाया है तूने साक्षी। इसी तरह हफ्ता भर गुजर जाता है। साक्षी स्कूल की ड्यूटी खत्म कर उन्हीं कपड़ों में आ रही होती है कि तभी रास्ते में साक्षी को सुधा मिल जाती है और सुधा को देखकर साक्षी, भाभी आप प्लीज घर में मत बताना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। आप तो जानती हो कि गर्मी में मैं कपड़ों में वैसे ही इतना परेशान रहती हूँ और स्कूल में भी इस तरह के कपड़े पहनना अलाउड नहीं है। साक्षी मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, परेशान मत हो। मैं तुम्हें ऐसे देखकर खुश हूँ। कम से कम तुम तो गर्मी में अपनी आजादी के कपड़े पहन पा रही हो। आप भी ऐसे कपड़े पहन सकती हैं, बस थोड़ा जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। अगले दिन मंदिर का बहाना करके दोनों देवरानी जेठानी घर से साड़ी पहनकर निकलते हैं, लेकिन बाहर पब्लिक वॉशरूम में वो कपड़े चेंज कर लेती है और अब गर्मी के हिसाब से हल्के छोटे कपड़े पहन के वो अपना दिन एंजॉय करती है। काफी टाइम के बाद आइसक्रीम खा रही हूँ मैं। बाहर से ना सही लेकिन कम से कम अंदर से तो मेरा शरीर ठंडा हो ही गया। अब इसी तरह दोनों देवरानी जेठानी गर्मी में कोई ना कोई बहाना करके बाहर जाते और अपनी पसंद के कपड़े पहन लिया करते। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है और आज साक्षी का जन्मदिन होता है जिसमें वो अपने कुछ दोस्तों को भी बुलाती है। लेकिन जब साक्षी के ससुराल वाले उन दोस्तों में दो लड़कों को देखते हैं तो, अरे शादी के बाद तुम्हारा जन्मदिन था इसलिए हमने तुम्हें दोस्तों को बुलाने दिया, लेकिन तुमने तो हमारी आजादी का गलत फायदा ही उठा लिया। ये भी मेरे दोस्त हैं और मैंने तो इन्हें रक्षाबंधन पर राखी भी बांध रखी है। तेरे अंदर कोई खोट नहीं है, लेकिन क्या पता इन लोगों के मन में कोई खोट हो। शुक्रिया साक्षी, यहाँ बुलाकर हमारी ऐसी बेइज्जती करने का। साक्षी अब शादी करके अंदर ही अंदर पछता रही होती है। इसी तरह हफ्ता भर गुजरता है और आज संगीता और कमलेश अपनी बेटी पूजा से मिलने के लिए साक्षी के मायके आते हैं, लेकिन जब वो वहां अपनी बेटी को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। साक्षी और सुधा की तरह ही पूजा ने भी सिर से लेकर पांव तक ढककर साड़ी पहनी होती है और वो तो घर में भी घूंघट करके रहती है। ये देखकर, बहन जी आपने अपनी बेटी को किस तरह रखा है? इतनी गर्मी में वो इन कपड़ों में कैसे रह रही है? जब मेरी बेटी आपके घर में ऐसे रह सकती है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? वैसे भी अब किसी के घर की बहू है वो, इसलिए इसी तरह से रहना पड़ेगा। संगीता ने भी साक्षी को इसी तरह रखा था, इसलिए वो अनुराधा से कुछ कह नहीं सकती थी। तो वहीं जब संगीता अपनी बेटी पूजा को ऐसे पहनावे में गर्मी में परेशान होता देखती है तो उसे काफी बुरा लगता है। तो वहीं 2 दिन बाद पूजा परेशान होकर अपनी माँ को कॉल करती है। मेरी सास ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, घर में भी घूंघट में रहना पड़ता है, अब मैं क्या करूं? अगर मैं तेरी सास से कुछ कहूंगी तो वो उल्टा मुझे ही सुनाने लगेगी। मैं अभी क्या करूं? अब आए दिन पूजा संगीता को कॉल करके अपनी परेशानी बताने लगी थी, जिससे वो काफी परेशान रहती है। और जब संगीता हॉल में बैठकर चाय पी रही होती है तो देखती है कि इतनी गर्मी में उसकी दोनों बहुएं ऐसे पहनावे में पसीना बहाते हुए घर का काम कर रही हैं, जिसे देख मेरी बेटियों से ज्यादा पसीना इन्हें आता है, ये भी परेशान हो जाती होंगी ना। अपनी बेटियों के साथ हो रही चीजों को देखकर अब संगीता को कहीं ना कहीं अपनी बहू का भी दुख दिखने लगता है। हे भगवान, किचन में कितना भपका हो रहा है और ये दोनों फिर भी खाना बनाने में लगी हुई हैं। और जरा सुधा बहू का हाथ तो देखो, इतनी सारी चूड़ियां पहनकर इसके हाथ लाल पड़ गए हैं। संगीता इस बारे में काफी सोचती है और अगले दिन अपनी सास और पति से बात करती है। मुझसे तो अपनी पोती का दुख बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है। संगीता बहू, अब तू ही कुछ सोच। माँ जी, अगर हम चाहते हैं कि हमारी पूजा अपने ससुराल में आराम से रहे तो हमें भी उनकी बेटी को अच्छे से रखना होगा। संगीता आवाज देकर सुधा और साक्षी को बुलाती है। बहू, हमारे टाइम में थोड़ी गर्मी कम हुआ करती थी, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही गर्मी होने लग गई है। तो तुम दोनों गर्मी में ठीक से काम नहीं कर पाती हो, इसलिए अब तुम्हें घर में साड़ी पहनने की कोई जरूरत नहीं है। गर्मी में पहनने के लिए हल्के सूट कुर्ते आते हैं, वो पहन लेना, लेकिन जब बाहर से मेहमान आए तो उनके सामने कोई हल्की साड़ी डाल लेना। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? जब मैंने आपसे ये बात करी थी तो आपने तो मुझे इतना डांटा था। क्योंकि उस वक्त इतनी गर्मी नहीं थी ना, और अब गर्मी ज्यादा है, और कल को अगर तुम दोनों की तबीयत खराब हो गई तो घर कौन संभालेगा? संगीता अपनी दोनों बहुओं को इसके पीछे का कारण मालूम नहीं होने देती। तो वहीं 2 दिन बाद अब पूजा का संगीता के पास कॉल आता है और वो काफी खुश होती है। पता नहीं मेरी सास को क्या हो गया है, उन्होंने मुझे साड़ी पहनने से मना कर दिया। कहने लगी जो तुझे सही लगे वही कपड़े पहन। ये तो अच्छी बात है ना बेटा, अब तू आराम से रहेगी और गर्मी में तुझे परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। लगता है साक्षी बहू ने अपने घर में ये बात बताई होगी, तभी तो उसकी माँ बदल गई है। संगीता अपनी बेटी के लिए काफी ज्यादा खुश थी। तो वहीं अब पूजा कॉल कट कर, देखा मम्मी जी मेरा प्लान? मानना पड़ेगा तुझे, तूने दिमाग तो अच्छा लगाया। पूजा की इस तरह का यह पहनावा संगीता के सामने एक झूठा नाटक था। पूजा ने हमेशा अपनी भाभियों को हमेशा गर्मी में इस तरह के पहनावे में परेशान होता देखा था, इसलिए अब पूजा अपनी सास के साथ मिलकर यह प्लान बनाती है, जिसमें साक्षी और सुधा भी शामिल होती हैं। माँ जी, आपने देखा, साक्षी भाभी अब आराम से रहेंगी और सुधा भाभी को भी राहत मिल जाएगी गर्मी से।
इस प्लान के बाद अब सुधा और साक्षी घर में भी अपनी मनमर्जी के कपड़े पहन सकती थी और रात में भी वो नाइट ड्रेस में सुकून की नींद लेती हैं। मुझे पता नहीं था कि तुम इन कपड़ों में इतनी ज्यादा अच्छी लगती हो, वरना माँ पापा से बात करके मैं तुम्हें कब के ऐसे कपड़े पहनने की परमिशन दे देता। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अब आखिरकार मुझे गर्मी से छुटकारा मिला। साक्षी और सुधा अब दिन भर में हल्के हल्के सूट कुर्ते और कभी कभी तो लॉन्ग समर फ्रॉक भी पहन लिया करती थी, और अगर घर पर कोई मेहमान आता तो वो हल्की साड़ियां डालकर सिर पर पल्लू रख लेती, जिससे अब उन्हें भी गर्मी में परेशान नहीं होना पड़ता। तो वहीं उनके ससुराल वालों की भी उनके हिसाब से इज्जत रह जाती।